चलिए तो 19 में ये 2019 है, तो आपको एप्टीट्यूड तो मैंने पहले करा ही रखे हैं तो मैं दोबारा नहीं करूँगा, लेकिन आपको सॉल्व करना है बार बार, यू हैव टू सॉल्व। रिवीजन बहुत जरूरी है, रिवीजन करोगे तो चीजें आपको वो रहेंगी। तो ये 10 क्वेश्चन तो, अरे ये क्या है, एप्टीट्यूड का था ना। हाँ, यहाँ से आगे स्टार्ट होता है क्वेश्चन। तो ये पहला तो आप लोग जानते होंगे, इजी है, ये तो हमने कई बार सॉल्व भी किए हैं क्लास में, जो लोग रेगुलर रहे हैं। तो और जैम में ये इस तरह क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली आए हैं, जैम के एग्जाम में ये क्वेश्चन, क्योंकि ये लिमिट एज सम वाले हैं। तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, आप यहाँ से n स्क्वायर कॉमन ले लो, तो ये 1/n समेशन 1/1 प्लस, और ये हो जाएगा k/n का होल स्क्वायर। अब देखो, जैसे हमें ये जानने की, प्रूफ जानने की जरूरत थोड़ी है कि ये लिमिट इंटीग्रेशन कैसे बनता है, उसका प्रूफ भी आप देख सकते हो, लेकिन हमारे एग्जाम में प्रूफ की रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट है कि अप्लाई कर सके हम। तो ये हो गया। अब जैसे जो प्रोफेसर लोग हैं उनका ये होता है कि भैया सब जानो, प्रोफेसर क्यों जानना है मुझे, इतना टाइम थोड़ी है कि हम सब प्रूफ सब जाने, मतलब जरूरत नहीं है तो क्यों, इसे कर लो सॉल्व। tan इनवर्स 1 π/4 आ गया, तो यहां से आ गया π/4 हो गया ये, ठीक है। सो ये फॉर्मूला होता है लिमिट एज अ सम, तो इससे आ गया। यहाँ पे जो है ये वेक्टर है, पता नहीं वेक्टर इंटीग्रल अभी सिलेबस में तो मुझे लग रहा है वेक्टर कैलकुलस समय था, ये क्या है, ये वेक्टर कैलकुलस, जैसे इंटीग्रल कैलकुलस होता है, डिफरेंशियल कैलकुलस, ऐसे वेक्टर कैलकुलस है, अलग टॉपिक अलग ही। तो ये एफ आपको दे रखा वेक्टर फील्ड, लाइन, तो अभी इस बार मुझे लगता है ये सिलेबस में है नहीं, लाइन इंटीग्रल ये सब, बस एरिया वॉल्यूम और वो सब है ना। तो ये इस बार का तो सिलेबस में नहीं लग रहा है, ये तो छोड़ सकते हैं, हालांकि सॉल्व भी कर सकते हैं, कुछ खास है नहीं, छोड़ दो। तो यहाँ पे है 1 2 3 4 रिप्रेजेंट द आउटकम ऑफ द रैंडम एक्सपेरिमेंट P1 P2 P3 P4 1/4। और एक चीज और बताओ, यकीन मानो जो बच्चा हमारे यहाँ रेगुलर क्लासेस किए, या एटलीस्ट जिन लोगों ने PYQ फॉलो किया ना, उनका क्वालिफाई तो सबका हो जाना है। रेयरली एक दो बच्चा का क्वालिफाई नहीं होता है, अदरवाइज सबका हो जाता है। रैंक खराब आएंगे अलग बात है, लेकिन जो भी बच्चा क्लास में एटलीस्ट जो ज्वाइन किया कोचिंग, कहीं ना थोड़ा बहुत सिंसियर तो है, और थोड़ा बहुत है, थोड़ा बहुत भी कर लेगा तो क्वालिफाई इजीली हो जाएगा। तो एक ही दो बच्चा मुश्किल से बचता है गेट में भी और जैम में, जो है क्वालिफाई नहीं होता, क्योंकि टॉप रैंकर तो वही बच्चों में जो बहुत ज्यादा मेहनत किए, बाकी ऐसे ही है तो क्वालिफाई सब हो जाते हैं, इतना ही मुश्किल नहीं है। इस तरह से है। सो आप में से भी सब क्वालिफाई सब लोग हो जाएंगे, उसमें कुछ है नहीं क्वालिफाई होना, बस थोड़ी में है ना, थोड़े बहुत भी एफर्ट्स अगर कर रहे हो, जैसे PYQ भी कर लिए तो क्वालिफाई इजीली हो जाओगे, कुछ नहीं है खास इसमें। सो यहाँ बोल रहा है कि A1 1 2 है, A2 2 3, A3 3 4, A4 जो है 1 2 3 है, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो चेक तो कर सकते हैं इजीली, ये इक्वली लाइकली है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2/4 होगा। हाँ, सबकी 2/4 हो गई। अब ये भी 2/4, अच्छा A4 की 3/4, तो यहाँ 3/4 हो गई। अब बस चेक कर लो, तो हमें क्या करना होता है, इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी इक्वल होना चाहिए प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल्स। तो लाइक यहाँ पे अब तो इजी है, चेक करके देख लीजिए। तो बस A1 इंटरसेक्शन A2 की प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 होगी तो इंडिपेंडेंट, अदरवाइज नहीं है। तो इजी है, तो बेसिक। ये कह रहा है कि फेयर डाइज रोल्ड 2 टाइम्स। एक बात पूछनी थी। हाँ बताओ। आप जो बोल रहे हैं कि एग्जाम क्लियर करना इजी है, तो मतलब आप बोल रहे हैं कि ज्ञानी जो है वो एग्जाम नहीं क्लियर कर पाते। नहीं तो फिर मतलब तो फिर ये क्यों नेसेसरी है कि पीएचडी पेपर पब्लिश करने के लिए गेट नेट होना जरूरी है? नहीं, वो तो फेलोशिप के लिए ना, गेट नेट जरूरी इसलिए थोड़ी है पीएचडी कर सको, बिना नेट के पीएचडी होता है। मतलब पेपर पब्लिश करने के लिए, मतलब अच्छे जर्नल में जाने के लिए क्यों नेट पे? नहीं, ऐसा नहीं है। आप कहीं एडमिशन किसी इंस्टीट्यूट से एफिलिएशन के लिए चाहिए, पेपर पब्लिश करने के लिए थोड़ी नेट गेट चाहिए। किसी का एक्सेप्टेंस रेट बहुत कम होता है। नहीं, ऐसा नहीं है, उसको थोड़ी पता है जर्नल वालों को आपका गेट नेट क्लियर है कि नहीं। जब हम पेपर सबमिट करते हैं, सिर्फ अपना पेपर सबमिट करते हैं, हम जो आपने लिखा है पेपर वो सबमिट करते हैं। प्रोफेसर क्यों बोल रहे थे कि वो पब्लिश करना इतना डिफिकल्ट है? नहीं, वो एक तो प्रोफेसर जिसके अंडर आप हो, पहले उसको छोड़ो, वो ज्यादा ज्ञानी आदमी लग रहा है, वो आपको भविष्य खराब करेगा। पेपर पब्लिश करने के लिए कोई जरूरत नहीं है नेट गेट क्लियर हो। आप
बिना कोई घर पे बैठा आदमी पेपर पब्लिश कर सकता है। उसमें क्या है, जर्नल की वेबसाइट पे जाने हैं, उस पे जाके सबमिट करना है, फिर वो रिव्यू होता है, देख के वो बताएंगे कि आपका पेपर उस लायक है कि नहीं है तो आगे। तो गाइड तो जरूरी है ना, तो गाइड तो चाहिए। गाइड की भी जरूरत नहीं है, गाइड जरूरत है अरे गाइड मतलब क्या, इंस्टीट्यूट से एफिलिएशन के लिए चाहिए ना। आप जो बात कर रहे हो किसी के अंडर, आपने पूछा होगा कि उनके अंडर प्रोजेक्ट करना है या पीएचडी करना है। प्रोजेक्ट की थी तो उसका तो पेपर है, तो उसको पब्लिश नहीं कर पा रही। नहीं, क्यों नहीं कर पा रहे आप? अब पेपर अगर ठीक है तो पब्लिश आप खुद कर दो, बिना किसी प्रोफेसर की हेल्प से कर सकते हो। क्या करना है, आप जर्नल देखो सुटेबल जर्नल कौन सा है, उसके वेबसाइट पे जाओ, वेबसाइट पे सबमिट आर्टिकल का ऑप्शन आता है, सबमिट करो जाके, फिर उसका ये खुद से कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं आप। ये है, उसके लिए कोई प्रोफेसर वो थोड़ी चाहिए। पेपर आपके ठीक होने चाहिए, मतलब उसमें ठीक ठाक काम। आप किस देखो जर्नल सबमिट करो, बताओ उसको, आप सबमिट करो, या उसमें लिंक भेज दूंगा मैं, बताओ जर्नल किस में सबमिट करना है। कोई प्रोफेसर नहीं चाहिए, कोई इंस्टीट्यूट नहीं चाहिए पेपर पब्लिश करने के लिए। ये है, उसमें सिर्फ आपका पेपर चाहिए जिसको सबमिट करना है। ये है। तो कोई भी तो पब्लिश कर सकता है मतलब। हाँ, कोई भी कर सकता है, सही बात है, पेपर कोई भी पब्लिश कर सकता है, जरूरी थोड़ी है कि इंस्टीट्यूट से ही होना चाहिए, कोई भी पब्लिश कर सकता है। पब्लिशिंग एजेंसी, अब किताब लिखने के लिए मतलब बुक पेपर पब्लिश करने लगी, किताब लिखना सेम है, बुक पब्लिश करना मतलब क्या है, किसी आप पब्लिकेशन वाले के पास जाओगे, भैया ये हमारा किताब है छाप दो। अब उनको लगेगा कि उनका एक पब्लिकेशन का एक स्टेटस है, उस स्टेटस को मेंटेन कर रहा है आपका पेपर या आपका जो बुक है, क्या उस लेवल की है जो उसके स्टेटस को कम ना करे उस जर्नल के या उस पब्लिकेशन के, तो इजीली सबमिट होगा। तो ये चाहे कोई भी घर बैठे बुक लिख सकता है, सेम है, बुक पब्लिश करना पेपर पब्लिश करना सिमिलर प्रोसीजर ही है ना। जैसे पब्लिकेशन वालों के पास जाते हो वैसे जर्नल वालों के पास जाते हैं। जर्नल क्या करते हैं, पब्लिश ही तो करते हैं वो लोग। ये ठीक है, तो यहां से क्या है, अ फेयर डाई इज रोल्ड 2 टाइम्स इंडिपेंडेंटली गिवन दैट द आउटकम ऑन द फर्स्ट रोल इज 1। अच्छा बता रखा है, आपने एक डाई को रोल किया 2 टाइम, तो जो सैंपल स्पेस आपके पास है वो तो पता ही चल गया ना, 36 आउटकम है, 1 1 1 2 1 1 3 इस तरह से। सो 2 टाइम्स, और आपको गिवन है तो इवेंट मान लो ये कुछ आउटकम 1 है, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द सम ऑफ द 2 आउटकम कर दोगे ना सॉल्व। एस मान लो x प्लस वाई है, x आउटकम ऑन द फर्स्ट, y आउटकम ऑन द सेकेंड, s x प्लस वाई। अब यहाँ पूछ रहा है एक्सपेक्टेशन ऑफ x प्लस वाई गिवन x इज इक्वल टू 1, तो क्या ही है, इसको आप ऐसे भी हटा सकते हो, इसमें आसान सा लगा है, बाइनोमियल फॉर्म में कर लेंगे x प्लस y। उससे भी कर सकते हैं आप, जैसे x क्या है, x या तो 1 2 3 6 इस तरह से, तो नहीं बाइनोमियल बनेगा, बाइनोमियल नहीं बनेगा, हाँ सॉरी बाइनोमियल, क्योंकि यहाँ पे आपका 1 2 3 4 5 6 ये आउटकम्स हैं, 1 से 6 तक सपोर्ट है x का, सेम y का है, और दोनों इंडिपेंडेंट है। तो यहाँ तो इजी है ना, तो x को 1 रख दीजिए आप, x गिवन है 1, तो 1 प्लस y का एक्सपेक्टेशन गिवन x इज इक्वल टू 1। अब क्या ही मतलब है, तो ये 1 प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ y गिवन x इज इक्वल टू 1, और एक्स वाई तो इंडिपेंडेंट है ना। इसका आंसर 5.5 है ना, एक्स वाई तो इंडिपेंडेंट है, तो यहाँ 1 प्लस ई वाई हो गया, चेक कर लीजिए, तो 1 प्लस ई वाई का क्या मतलब है, अब एक्स देखो क्यों हटा दिया मैंने ये, क्योंकि एक्स वाई इंडिपेंडेंट है, तो एक्स क्या गिवन है, क्या ही फर्क पड़ता है वाई को, तो ई वाई हो गया, और ई वाई का मतलब क्या, वाई के पॉसिबल आउटकम 1 2 3 6 है, तो 6 आउट मतलब ये एक्स वाई का जो डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, यूनिफॉर्म डिस्क्रीट है, ओवर 1 2 3 अप टू 6 डिस्क्रीट यूनिफॉर्म है, तो वो डिस्क्रीट यूनिफॉर्म है, तो ईच आउटकम पे 1/6 प्रोबेबिलिटी है, तो बताइए वाई का क्या हो जाएगा, समेशन x, और हर पे प्रोबेबिलिटी 6 है, x फ्रॉम 1 to 6, तो 1 प्लस, अब 1/6 बाहर कर लीजिए, x 1 से 6 तक का सम क्या होगा, 6 into 7/2 n into n plus 1/2, चेक कीजिए 1 से 6 तक का सम क्या होगा, n into n plus 1/2 कितना आ रहा है, 1 प्लस 3.5 तो 4.5 आ रहा है, चेक कीजिए आंसर, तो 5.5 आया था। आंसर क्या है, चेक कीजिए फोर्थ लास्ट में जाके। अच्छा, तो दूसरा अप्रोच ये था, तो ऑप्शन सी दिखा रहा है सर।
3 है, सी ये तो अलग ही नहीं होगा। ई दिखा रहा है ना, ये ठीक है आपका ही ठीक है, मेरा कोई फोर्थ का क्या है, बी है, अच्छा फोर्थ का बी है। ओके ठीक है। तो ये एक अप्रोच हुआ, दूसरा अप्रोच भी है इसका। दूसरा अप्रोच होता कि यहां से तरीके तो कैसा है ना, आप कैसे स्टार्ट कर रहे हो उसके हिसाब से आंसर तब भी आएगा, कैसे भी स्टार्ट करो, सही अप्रोच है तो आंसर सही आएगा। तो ये मेरा एक अप्रोच था, और भी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। ये है x लिया आउटकम ऑन द फर्स्ट, y आउटकम ऑन द सेकेंड, x प्लस वाई सम हो गया दोनों का, x गिवन 1, तो मैंने x गिवन 1 था ना, तो इस 1 को यहाँ पुट कर दिया, क्योंकि गिवन है ना ये, तो गिवन तो पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 प्लस वाई हो गया। अब ये 1 गिवन 1 कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये 1 बाहर आ गया, e ऑफ y गिवन x 1 हो गया। अब x y इंडिपेंडेंट था तो x का काम खत्म, क्योंकि इंडिपेंडेंट है, तो e y हो गया, e y हो गया। तो ई वाई डिस्क्रीट है, सपोर्ट 1 to 6 है, हर पॉइंट पे 1/6 प्रोबेबिलिटी है, तो हम लोग डिस्क्रीट में जानते हैं हाउ टू फाइंड मीन समेशन xi pi, तो उससे आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। ये जो कह रहा है पांचवा क्वेश्चन है कि द डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस ऑफ 7x7 रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स विथ ट्रेस 0 एंड सम ऑफ द ऑफ डायगोनल एलिमेंट 0। तो 7x7 की मैट्रिक्स है, ट्रेस भी 0 है और ऑफ डायगोनल भी 0 है, मतलब ये समझिए। सो ये 7x7 की मैट्रिक्स है, 1 2 3 4 5 6, चलो 7 करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से है। तो ये जो डायगोनल एंट्रीज होंगी उसका सम 0 है, ऑफ डायगोनल का सम 0 है, तो इस तरीके से। तो एक इक्वेशन यहां से आएगी। अच्छा, टोटल इसमें कितने अननोन्स हैं अभी 7x7 में, टोटल कितने एलिमेंट मुझे रखने पड़ेंगे ताकि 7x7 की मैट्रिक्स बना सके? तो 49 में से क्या है, एक इक्वेशन यहां से आ जाएगी, तो एक वेरिएबल यहां से कम हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा है सम 0 है, तो मतलब मान लो x1 प्लस x2 प्लस x3 x7 बराबर 0, तो एक वेरिएबल हो तो बाकी के टर्म्स में लिख सकते हैं, तो एक वेरिएबल कम हो गया तो -1। यहां भी ऐसे ही है कि y1 y2 y3 y7 बराबर 0, तो एक वेरिएबल यहां से भी कम कर देंगे, तो क्योंकि बता रखा है 0 है सम, तो -1। तो इसका आंसर 47 होगा। 47 द डायमेंशन। डायमेंशन क्या होता है कि नंबर ऑफ वेरिएबल रिक्वायर्ड या नंबर ऑफ एलिमेंट इन द बेसिस, ये समझो। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन द बेसिस, तो इसमें नंबर ऑफ वेरिएबल्स होगा, नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल इज द डायमेंशन है, समझो। तो नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल कितने हैं यहाँ पे 47, तो 47 इसका आंसर है, तो यहां से आ जाएगा। देखिए इसका आंसर 47 होना चाहिए, 47 ही होगा, ठीक है ना, तो इस तरह से आ जाएगा। ये कह रहा है कि ए बी द 6x6 कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स, ये कॉम्प्लेक्स एंट्रीज है इसमें, ए क्यूब नॉन जीरो है, A4 0 है, 6x6 की मैट्रिक्स, लेकिन A4 0 है, इसका मतलब ये हो गया कि लैम्डा की पावर 4 0 है, तो लैम्डा बराबर 0 है। ओके, द नंबर ऑफ जॉर्डन ब्लॉक्स ऑफ ए इज, बताइए जी। तो हम लोग क्या करते थे, तो इसका मिनिमल पॉलिनोमियल जो है वो लैम्डा की पावर x की पावर 4 है, जो मिनिमल पॉलिनोमियल वो x की पावर 4 है। नंबर ऑफ जॉर्डन ब्लॉक आइडिया है आप लोगों को, हमने क्लास में डिस्कस किया है जॉर्डन ब्लॉक। तो ये वो बनेगा या फिर 3 बनेगा? हाँ, तो एक 4x4 का हो गया जो मिनिमम पॉलिनोमियल के हिसाब से, यस और बाकी बचे 2, तो Yes. एक एक का बन जाएगा, और फिर 2x2 राइट। तो जैसे क्योंकि ये 6x6 का है, तो 6x6 में सिंपल है कि जैसे एक तो होगा कि 4x4 का ब्लॉक बनाना है मुझे, तो मतलब इसमें होता क्या है कि 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 और 0 0 0 0, ये एक ब्लॉक है 4x4 का। तो जॉर्डन ब्लॉक क्या होता है कि डायगोनल पे आइगन वैल्यूज आती हैं, जो डायगोनल्स पे हैं वो आइगन वैल्यूज आती है, जो कि 0 ही है यहाँ पे, और इसके ऊपर 1 आता है, ये एक ब्लॉक हुआ, और बाकी बचे अब ये सब 0 है, मतलब बाकी एक साथ लिख दो 0, तो ये है ऐसे, यहाँ भी है। अब बचता ये जो 2x2 का यहाँ मैट्रिक्स है,
अब या तो एक ब्लॉक ये हो सकता है 001, तो ये 2x2 का ब्लॉक हुआ है ना, या दूसरा हो सकता है पॉसिबिलिटी कि ये हम 1x1 का बनाए, एक केस है इसको 1x1 का बनाया, इसको 1x1 का बनाया, तो या तो 2 ब्लॉक बनेंगे या 3 ब्लॉक बनेंगे। हाँ सो ये चीज है, तो इसके पास या तो 2 ब्लॉक होगा या 3 ब्लॉक होगा, डिपेंड करता है एक 4x4 का, एक 2x2 का, या 4x4, 1x1, 1x1 इस तरह, क्योंकि पावर 4 है तो 4x ये आई इसकी मिनिमम पॉलीमोलेक्स की पावर 4 है, तो 4x4 का एक ब्लॉक होगा ही। ठीक है, तो आंसर चेक कर लो। ठीक है, तो यहां से अब नेक्स्ट जो है ये तो आसान है, यहाँ पे क्या कह रहा है कि x1 x2 xn रैंडम सैंपल है यूनिफॉर्म 0 थीटा से, और तो आपको पता है यूनिफॉर्म 0 थीटा में जो फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है वो कंप्लीट सफिशिएंट है। ओके, तो ये कंप्लीट सफिशिएंट है। अब ठीक है ना, xi थीटा मोर देन xi एक्शन होगा ना, xn होगा ना? एक्शन होगा। हाँ ठीक है, क्योंकि थीटा यहाँ पे जो xi है ना, xi लेस देन थीटा है। यस, थीटा मोर देन ईच xi, थीटा मोर देन इक्वल टू nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। यस, सो nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स जो है वो nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है कंप्लीट सफिशिएंट एस्टिमेटर फॉर द यूनिफॉर्म 0 थीटा। हाँ, सो nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स होगा, ये nth वाला होगा, ये नहीं। और देन कोवेरिएंस बिटवीन दिस, अच्छा इसीलिए यहाँ पे nth आया है क्योंकि कंप्लीट सफिशिएंट और ये एंसिलरी क्यों है? क्योंकि हमने कहा था जब भी आप स्केल चेंज करो, जैसे यहाँ पे xi यूनिफॉर्म 0 थीटा है और इसका स्केल चेंज कर दो थीटा से, तो यूनिफॉर्म 0 1 हो गया और ये फ्री हो गया थीटा से। तो जब भी स्केल चेंज करने से थीटा से फ्री हो जाए डिस्ट्रीब्यूशन, तो रेशियो ऑफ एनी टू रैंडम वेरिएबल या फंक्शन ऑफ यहाँ पे रैंडम वेरिएबल जो आएगा x1 x2, तो ये इन दोनों का रेशियो जो आएगा वो हमेशा एंसिलरी होगा। तो कंप्लीट सफिशिएंट एंसिलरी, और बसूस थ्योरम कहता है दे आर इंडिपेंडेंट, तो उससे कोवेरिएंस, तो इसमें करना कुछ नहीं था, बस यही डिसाइड करना था। सर मैंने भी चला जाए कुछ लगा, तो उससे क्या आंसर तभी सेम ही आएगा। अप्रोच कुछ भी लगाइए आंसर वही आएगा, कोई भी तरीके से लगाइए। ये है, तो इसका मतलब xn ये कॉमा x1 xn, तो इसका एक्सपेक्टेशन लेने से वो कट हो जाएगा, तो इससे c of x1 हो रहा है, तो ऐसे करके सर वो xn by मतलब वो 0 आ रहा है, मतलब तब भी 0 ही आएगा। आप कोवेरिएंस निकालिए तो प्रोडक्ट, हाँ वो कोवेरिएंस से 0 ही आ रहा है। ये प्रोडक्ट माइनस अलग अलग कीजिए तो इसमें कैलकुलेशन बढ़ेगा, और क्या कीजिए कैलकुलेशन। कोवेरिएंस है ना, e of x1 xy minus ex ey, e of xy minus ex ey, तो उससे आ जाएगा। तो यहाँ से 0 ही है, तभी सॉल्व करेंगे तो एट द एंड इसको अभी कट गया तो फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स माइनस e कीजिए तभी आंसर वही आएगा, लेकिन वहाँ डिस्ट्रीब्यूशन निकालने में दिक्कत आएगी। यहाँ पे पहले आपको डिस्ट्रीब्यूशन लिखना पड़ेगा रेशियो का तो वो आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। तो बीच में क्या ना प्रूफ आ जाता है, अगर आपको रिजल्ट याद नहीं तो उसको प्रूफ करो, ये दिक्कत आ जाता है। देखिए क्या बोल रहा है ये कि x1 x2 xn रैंडम सैंपल है ड्रॉन फ्रॉम पॉपुलेशन हैविंग पीडीएफ दिस, देन एमएलई तो निकाल लेंगे, इजी है, लाइक्लीहुड फंक्शन लिख के मैक्सिमाइज करना है, थीटा मोर देन 0, तो आसानी से आ जाएगा ये। यहाँ जो एक क्वेश्चन है कि yi बराबर बीटा नॉट प्लस बीटा 1 x1i बीटा 2 x2i एप्सिलॉन i, तो ये मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल हो गया। अब पूछ रहा है कि आपसे, अच्छा ओके, yi जो है बीटा नॉट प्लस बीटा 1 xi1 दिस ओके, एस्टिमेटेड वैल्यू है ना, ठीक है, लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेटेड, देन अनबैस, तो डायरेक्ट फार्मूला होता है ना, अनबैस एस्टिमेट ऑफ सिग्मा स्क्वायर, सो इसका लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर ये है, तो क्या आता है फार्मूला, तो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, देख लीजिए। तो सिग्मा स्क्वायर का अनबैस एस्टिमेटर क्या होगा, तो ऑप्शन ए होगा, है ना। तो यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पे n क्या था हमारे पास, i था 1 to 10, है ना, और तो समेशन i फ्रॉम 1 to 10 yi माइनस y कैप, तो साइन i स्क्वायर बाई 10, है ना। अच्छा
क्योंकि एप्सिलॉन क्या है, एप्सिलॉन है अनकोरिलेटेड रैंडम विद मीन 0 एंड अननोन वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर। तो इजी है ना, डायरेक्टली आप अप्लाई कर दीजिए सब। बी क्यों दिया? बी नहीं आएगा सर, बी। इसमें चेक कीजिए क्या आएगा। सो क्योंकि नंबर ऑफ अननोन पैरामीटर 3 हो जाएंगे ना, तो n-3 हो जाएगा। यहाँ से आपको, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे अननोन पैरामीटर कितने हैं? 3 है तो बीटा 1 2। हाँ, तो उसकी वजह से यहाँ पे आपका चेंज हो गया, क्या आता है 7 ना। ओके, तो चेक कर लीजिए फॉर्मूला यहाँ पे ना, ये -3 आ जाएगा, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट अननोन पैरामीटर्स। हालांकि सर ने कराया होगा क्लास में, पवन सर ने कराया होगा ना, तो पढ़ा रहे थे। तो वो आ जाएगा, डायरेक्टली फॉर्मूला से आ जाएगा, उससे कर लो। ये तो सीधा ये 7 है, क्योंकि यहाँ पे 3 वो है इसीलिए। ठीक है ना, तो इससे आ जाएगा। और नेक्स्ट वाला भी रिग्रेशन का ही है, रिग्रेशन का ही है। देखिए इसमें क्या पूछ रहा है आपसे। सो यहाँ से आपसे पूछा है कि I1 2 3 है yi अल्फा प्लस बीटा xi प्लस tan i है, मतलब ये तो सिंपल लीनियर रिग्रेशन है। और ये भी आसान है, मतलब ये भी कर लेंगे आप लोग, एक सिंपल है फॉर्मूले से। सर ब्लू, सर लीस्ट स्क्वायर एस्टीमेट का ब्लू क्या उसका मतलब वो लीस्ट स्क्वायर एस्टीमेट का जो वैल्यू अल्फा और बीटा का जो वैल्यू निकलता है वही क्या ब्लू होता है, मतलब जो थ्योरम? हाँ वही होता है, अनबायस्ड में वो होता है उसका मिनिमम वेरिएंस, मतलब लीस्ट स्क्वायर में मिनिमम वेरिएंस। वो ब्लू भी वही होगा। तो मतलब इसमें से वो अल्फा का वैल्यू वो x वो मतलब ऐसे दिया हुआ है। हाँ, तो यहाँ से आप अल्फा कैप निकाल सकते हो ना इस डेटा के हिसाब से, देखो करके। अल्फा बीटा कैप निकालो, आ जाएगा उससे ही आंसर, उससे मैच कर जाएगा, उसी से आ जाएगा। फाइंड करके देखो, बताओ मैच कर रहे हैं। जो हम फॉर्मूला जानते हैं सिंपल लीनियर रिग्रेशन में, हमारे पास फॉर्मूला तो है ही ऑलरेडी, अल्फा कैप बीटा कैप का। वो पुट करके सारे डेटा यहाँ गिवन ही है, डेटा के हिसाब से पुट करके देखो, आ जाएगा, सीधा आ जाएगा, उससे वही आंसर आएगा। यहाँ पे क्या है कि आपके पास ये भी इजी क्वेश्चन है, जैसे आपको ऑप्शन बी ट्रांजिशन डायग्राम बना के आप देख लेंगे, डायग्राम बना के देख लीजिए ट्रांजिशन डायग्राम से, उससे आ जाएगा। ये भी आसान है, इसमें क्या करना है, मिनिमल पॉलीनोमियल देखना है। तो पहले आप इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल लिख लो और फिर उससे देख लो। तो कैरेक्टरिस्टिक, ये तो अपर ट्रायंगुलर है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल x-1 स्क्वायर x-2 स्क्वायर होगा। अब इसमें से मिनिमल पॉलीनोमियल का मतलब क्या है, इसका फैक्टर ढूंढना है। तो ये मिनिमल पॉलीनोमियल हो जाएगा अगर मान लो ये मैट्रिक्स A है, तो A-I और A-2i ये 0 हो जाए, है ना। A-I इंटू A-2i 0 हो जाएगा, तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से मिनिमल हो जाएगा। अगर ऐसा होगा तो, नहीं होगा तो चेक करो किसमें 0 होगा। तो लिस्ट डिग्री पॉलीनोमियल जिसमें x की जगह आप मैट्रिक्स पुट करोगे तो वो 0 के इक्वल आ जाएगी, तो इसका मतलब है कि वो मिनिमल हो जाएगा। ये भी आसान है, इसमें कुछ खास नहीं है ना। ये देख रहा है कौन कौन सा इंडिपेंडेंट है, यहाँ 0 बता ही रहा है, क्योंकि ये बाईवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, पेयर वाइज तो बाईवेरिएट नॉर्मल फॉलो करता है, तो उससे आ जाएगा। अब बस देख लीजिए x2 x3 इंडिपेंडेंट है, तो x1 x2 x3 नहीं, क्योंकि ये तो x2 x3 तो ये हो गया, तो ये गलत है। ऐसे करके आप देख लीजिए, है ना। तो इजी है ये सब, कोवेरिएंस मैट्रिक्स से आ जाएगा। ये अब सिलेबस में नहीं है, फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट। तो और ये भी है 2-वे एनोवा मॉडल, ये भी सिलेबस में नहीं है। तो यहाँ से क्या आएगा, अब ये जो आपके पास है नेक्स्ट क्वेश्चन कि पीडीएफ, सर एक बार ऊपर जाएंगे, वो तो पार्टीशन वाला था। जी जी जी, ये वाले। हाँ, इसमें जैसे थर्ड ऑप्शन है जी, ये ऑप्शंस ये हैं, पहले स्टेटमेंट्स हैं। हाँ हाँ, ये तो जैसे अगर ये 2 3 और 1 है, तो जी। 2 का पार्टीशन किया तो ठीक है।
मतलब 2 का 1 के साथ देखिए और 3 का 1 के साथ देखिए। हाँ ठीक है। तो 2 का 1 के साथ 0 है, 2 का 3 का 1 के साथ 0 है। तो इसका मतलब वो जॉइंटली, ये दोनों जॉइंटली इंडिपेंडेंट होंगे x1 से। तो ये जो क्वेश्चन है कि ये तो जस्ट पीडीएफ है आपका 1/k e⁻ x/k एक्सपोनेंशियल विथ मीन k। इजी है, इसमें क्या करना है, जस्ट ओपन करना है आपको। समेशन k पे लगाया ना, तो कोई नहीं, ओपन करके कर लो, है ना, पुट कर लो 1 into e of x1 2 into e of x2 and so on। क्या ही करना है, 10 into e of x10। ठीक है जी, या ऐसा समझिए, नहीं ओपन करना है तो ऐसे भी लिख सकते हैं शॉर्ट में इसको, कि समेशन बाहर आ जाता है तो समेशन 1 to 10 k इनटू समेशन, तो एक्सपेक्टेशन लग के पे तो लगेगा नहीं, एक्स पे लगेगा, और यहाँ मीन कितना है इसका, k ही है, तो ये k हो गया, क्योंकि एक्सपेक्टेशन इस पे काम करेगा, कांस्टेंट पे थोड़ी काम करेेगा। k स्क्वायर हम जानते हैं इसका फॉर्मूला, k into k स्क्वायर, समेशन n स्क्वायर हमें पता ही है, तो n into n+1 2n + 1 by 6 तो आ जाएगा। इससे देख लीजिए, इससे जो आंसर आएगा वही आंसर आएगा। इसे भी करते वही आता, बस ये थोड़ा ऐसे आएगा, उस समय सर वही आता, सेम ही है। ये ज्वाइंट दे रखा है, c की वैल्यू पूछ रहा है, भी आसान है, ज्वाइंट डबल इंटीग्रेशन कीजिए, इसके रिस्पेक्ट में आंसर आ जाएगा। डबल इंटीग्रेशन 1 करना है, तो यहाँ पे जो है ये कह रहा है कि एक सीक्वेंस ऑफ IID नॉर्मल रैंडम वेरिएबल है, मीन 4 वेरिएंस 1। ठीक है, सो मीन 4 है, वेरिएंस 1 है, तो आसान है। अब आपसे पूछ क्या रहा है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी प्रोबेबिलिटी x बार मोर देन दिस, तो x बार -4 और x बार का स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाता है, 1/√n। तो ये हो जाएगा 1/√n, तो 1/√n। यही यहाँ भी करेंगे आप, तो √n टाइम 0.0006 आएगा ना। अब ये तो z हो गया, तो प्रोबेबिलिटी z मोर देन, और n टेंड्स टू इंफिनिटी लगाने पे क्या होगा, यहाँ पे 1 होगा, ये इंफिनिटी हो जाएगी, तो z मोर देन इंफिनिटी कितनी आएगी, 1 होगा। दिमाग में लगाओ थोड़ा सा ऐसे। अच्छा अच्छा, हाँ, लेस देन इंफिनिटी से 1 ठीक है ना, तो z की कोई वैल्यू भी नहीं है, z मोर देन इंफिनिटी मतलब क्या, अब इंफिनिटी ज्यादा क्या ही हो सकता है, कुछ तो हो ही नहीं सकता, तो मोर देन है इसलिए 0, अगर लेस देन होता तो 1 होता। ठीक है ना, तो यहाँ मोर देन है इसलिए उसको 1 - z लेस देन इंफिनिटी करने से 1 - 1 0। जी जी जी, तो वहां से आ जाएगा। ठीक है, तो ये सब ना क्वेश्चन, ये आसान पेपर, मतलब ऐसा कुछ ज्यादा डिफिकल्ट लग नहीं रहा है, ऐसे इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या है कि x1 x2 आपके पास रैंडम वेक्टर है, बाइवेरिएट नॉर्मल है, और दोनों का वेरिएंस 1 है, मीन दोनों का 0 है, तो मतलब म्यू वेक्टर जो है वो 0 0 है, और वेरिएंस 1 है, और इंडिपेंडेंट है क्या, नहीं, रो है यहाँ पे, नहीं, रो है सर जी, तो ये रो है यहाँ पे, तो मैटर नहीं करेगा क्योंकि 0 है जी। अब x1 + x2 मोर देन है, यस, तो मीन तो 0 ही हो गया, तो इसका आंसर भी यही आ जाएगा, 1 - 5 0 आ जाएगा, तो हाफ ही आ जाएगा। सर आप कैपिटल 5 लिखिए सर। हाँ, बराबर बात है, मेरा मतलब ये कैपिटल 5 सही है, जब मैं लिखता हूँ। आप बोल रहे हैं बराबर बात है कि कुछ प्रोफेसर इतने मतलब घटिया होते हैं कि वही बोलेंगे कि आप कुछ नहीं जानते। नहीं, जैसे क्या है कि अपना अपना ना कई चीजें अपने दिमाग में रहती है, जैसे होता है कि नोटेशन लोग हिसाब से वेरी करते हैं, जैसे कुछ बुक में आप देखते हो कोई कुछ नोटेशन यूज करे, कोई अपने हिसाब से, तो अपने हिसाब से यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है। सर मैंने एक नोटेशन कुछ अलग लिखा था, तो सर ने बोला था कि तुम कुछ जानते नहीं, तो वहाँ ये लोग इसलिए ऐसा करते हैं, वो लोग जो पढ़ा रहे हैं तो एक्सपेक्ट करते हैं जो पढ़ाए वही तुम एग्जाम में यूज करो, वहाँ पे वैसा है, क्योंकि मैं सब्जेक्टिव एग्जाम लेने वाला हूँ नहीं कि जो नोटेशन मैं यूज करूँ वो आप करो, तो आपको देखना एग्जाम का नोटेशन क्या है। तो मैं ऐसा यूज करता हूँ, मेरा कैपिटल सही होता है ना। बुक में स्मॉल 5 वो लोग ऐसे लिखते हैं ना, शायद कुछ इस तरह लिखते हैं। हाँ सर, स्मॉल 5 में इस तरह से, और कैपिटल 5 इस तरह से यूज होते हैं, तो स्मॉल 5 वो लोग ये लिखते हैं, तो मैं जो वैसा लिख रहा हूँ कैपिटल 5 ही है, इस तरह से। तो नेक्स्ट जो हमारे पास है कि x1 x2 xn रैंडम सैंपल है नॉर्मल से विद मीन म्यू वेरिएंस 1, 5 आपका CDF है,
ये डेटा आपको दे रखा है, मिनिमम सैंपल साइज रिक्वायर्ड सच दैट लेंथ ऑफ द 95% कॉन्फिडेंस ऑफ म्यू डज नॉट एक्सीड 2। कोई बात नहीं, आप फॉर्मूला जानते हैं। लेंथ का मतलब क्या, अगर मान लीजिए ए बी आया तो लेंथ इज बी माइनस ए लेस देन इक्वल टू 2, ये करना है। तो पहले आप कॉन्फिडेंस लेवल का फॉर्मूला यूज करके ये लिख लो और उसके बाद b माइनस ए लेस देन इक्वल टू 2 कर दो, तो उससे n कुछ आ जाएगा। किसने क्या बोला, मिनिमम सैंपल साइज, तो n मोर देन इक्वल टू समथिंग आएगा। लेट्स से एग्जांपल के लिए 8 आ गया तो मिनिमम 8 हो जाएगा। इस तरह से इसको जब सॉल्व करेंगे तो ऐसा कुछ आ जाएगा, जो भी आएगा तो वो n देखना है क्या आ रहा है, तो सिंपलीफाई कीजिए आ जाएगा। फॉर्मूला आप लोग जानते हैं कॉन्फिडेंस लेवल का, नॉर्मल में डायरेक्ट फॉर्मूला है। सॉल्व कीजिए, डाउट नेक्स्ट क्लास। फिर से अभी देखो 23, 22, 21 जो भी पेपर अभी तक सॉल्व किए 23 से लेकर 19 तक हो जाएगा। तो आज तो मुझे लग रहा है हाफ ही करेंगे हम लोग, तो कल भी इसका डिस्कस करके फिर कंप्लीट हो जाएगा। फिर 19, 20, 21, 22, 23 ये 5 पेपर है, आप ढंग से 5 बार सॉल्व कीजिए। इतना अगर कर लेते हैं आप, हर क्वेश्चन बिना किसी हेल्प से कर पाते हैं, मतलब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है। और इसी कॉन्सेप्ट पे एग्जाम में भी क्वेश्चन आएंगे। आराम से आप 50, 60, 70, 80 नंबर का इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे। इजीली थोड़े एफर्ट्स लोगे तो आराम से 80, 90 मार्क्स से कर सकते हो ये है। और उसमें 40, 50 में बढ़ाना मुश्किल नहीं है। द वे वी थिंक थिंग्स हैपन द सेम वे, तो आपको अपने अपने तरीके से लाइफ को आसान बनाना है। देखिए, सो x इज अ रैंडम वेरिएबल विद द पीडीएफ, ये आपको दे रखा है, और थीटा इज 1 अगेंस्ट थीटा मोर देन 1। हमें क्रिटिकल रीजन भी दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो पूछ रहा है साइज, आसान है, मतलब जस्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। साइज का डेफिनेशन यूज करेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग h0 व्हेन h0 इज ट्रू, बस हो गया। और इसमें थीटा को 1 रख देते, एक्सपोनेंशियल 1 हो गया ये। तो एक्सपोनेंशियल 1 में ये निकालना है, एक लाइन का है ना, x मोर देन k आप लोग क्या जानते हैं, e की पावर माइनस, यही तो आ जाएगा ln 20। तो मुझे लग रहा है 1/20 इसका आंसर है, चेक कर लीजिए 0.05, ये आ गया आंसर, यही आंसर होगा। तो मतलब मुश्किल थोड़ी है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल 1 हो गया, एक्सपोनेंशियल 1 में मोर देन के e की पावर माइनस k की जगह ये रख दिया, तो 1/20 इसका आंसर है। ये सब 10 सेकंड क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा ये सब। फिर यहाँ पे जो है आपके पास कि xn be a discrete time Markov chain on state space 1 to 3, तो ये discrete time Markov chain है, state space 1 to 3 है। वन स्टेप ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स दे रखी है। इनिशियली 1 पे होने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, इनिशियली 2 पे होने की प्रोबेबिलिटी ये है, इनिशियली 3 पे होने की प्रोबेबिलिटी ये है। तो पूछ रहा है कि क्या है, तो कोई दिक्कत नहीं, इसको आप ब्रेक कर लीजिए, है ना। तो टोटल प्रोबेबिलिटी लगाएंगे, सो प्रोबेबिलिटी x0 इज इक्वल टू k कॉमा x1 is equal to 2, x2 is equal to 3, x3 is equal to 1, k from क्या हो सकता है 1 to 3, k from 1 to 3। तो या तो इस तरह की थोड़ा लंबा होगा, है ना। इसको आप यूज कर सकते हैं थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। क्या कहता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x0 is k into प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 given x0, फिर x2 गिवन x1, x3 गिवन x2, ऐसे करके फिर TPM यूज हो जाएगा। दूसरा तरीका है कि आप मैट्रिक्स बना लीजिए ये वाला 0.5, 0.2, 0.3। एक तरीका ये है, इसको सॉल्व करेंगे तो सेम आंसर आएगा। दूसरा तरीका बता रहा हूँ 0.5, 0.2, 0.3। तो ये इनिशियल प्रोबेबिलिटी का है, और TPM कह रहा है कि ये है हमारे पास। तो अब क्या करना है हमें कि जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इन्होंने क्या कहा है, तो एक स्टेप का आएगा, फिर नेक्स्ट स्टेप का आएगा, है ना। तो हमें कहां पहुंचना है, इनिशियली कहीं भी हो सकता है, p से मल्टीप्लाई करेंगे एक स्टेप बाद का दिखेगा हमें, फिर उसको फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इस तरह से, है ना। तो उस तरह से कर सकते हैं आप। फिर उसको फिर मल्टीप्लाई करना, फिर मल्टीप्लाई, तो ऐसे कर करके कितने बार मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो ऐसे करके आएगा। समझ आ रहा है कि नहीं आप लोगों को। तो हमें आपने जब किया था अपने अलग से किया था, किससे अलग से किया था, सर मतलब आप जैसे गिवन लेके बोल रहे हो वैसे ही किया, इससे किया था ना। हाँ तो इससे भी हो जाएगा, इसको भूल जाओ, इससे भी आ जाएगा।
तो इससे भी आ जाएगा, मतलब यहाँ पे ब्रेक करेंगे आप प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स नॉट गिवन के इनटू, मतलब ये 3 पार्ट में ब्रेक होगा ना। यहाँ पे क्या होगा, प्रोबेबिलिटी एक्स नॉट इज इक्वल टू के समेशन के फ्रॉम, 2 तरीके से किया होगा, आप चेक कीजिए, 2 तरीके से किया होगा, इनटू प्रोबेबिलिटी, जब आप वीडियो देखेंगे स्टोकेस्टिक प्रोसेस वाला तो वहां हमने इस तरीके से भी किया है, एक्स नॉट इज इक्वल टू के, वो नोट में तो उसे देखिए, कोई बात नहीं देखिएगा दोबारा, x1 इज इक्वल टू 2, फिर यहाँ से प्रोबेबिलिटी x3 इक्वल टू 1, x2 इज इक्वल टू 3, ये है। अब ये ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स इसलिए दिख रहा है कि 3 से 1 जाने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 2 से 3 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। अब यहाँ पे k के हिसाब से आपको ब्रेक करना पड़ेगा, तो इसको आप बाहर ले जाइए और इस पे समेशन लगा दीजिए, तो k से 2 आने की क्या प्रोबेबिलिटी, k यहाँ पे अलग अलग है उसके हिसाब से, ये है। तो ये जो मैं मल्टीप्लाई कर रहा था, अगर आप पहले कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो x1 पे आने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, इसको मल्टीप्लाई कीजिए इससे, तो 1 पे जाने की क्या प्रोबेबिलिटी है, नहीं x2 में 2 पे जाना था ना, तो इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसको यहाँ लिखना पड़ेगा। 2 तरीके से आप सॉल्व करके देखिए तो बताइए, मैट्रिक्स से भी हो जाएगा क्योंकि इनिशियली यहाँ पे है इसकी प्रोबेबिलिटी है। अब आपको कहाँ पहुंचना है, उस एक स्टेप बाद आपको पहुंचना है 2 पे, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 पे पहुंचने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। फिर उसको उससे कहाँ पहुंचना है, तो उसके बाद आपको पहुंचना है 3 पे, तो ये जो प्रोडक्ट होके आएगा ना, तो मैं लिख के बताया था क्या कहना चाह रहा हूँ, 0.5 0.2 0.3, इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले से, 0.3 0.2 0.4, समझिए ये इनिशियली 0 1 2 पे होने की प्रोबेबिलिटी है, उसके बाद एक स्टेप बाद 2 पे आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, अब ये जो आएगा आंसर ये 2 पे होने की प्रोबेबिलिटी है, उसके बाद कहाँ पहुंचना है आपको 3 पे, तो 3 वाला क्या है, तो 0.3 0.3 0.4, फिर उसके बाद कहाँ पहुंचना है आपको 1 पे, 1 वाला क्या है 0.4 0.5 0.2, इससे भी आंसर वही आएगा जो इससे आएगा, तो करके देखिए तो समझ आएगा। इसका ऑर्डर क्या है, अभी 1 रो है 3 कॉलम है, फिर 3 रो है 1 कॉलम है, अच्छा एक तो नंबर आ जाएगा ना, थोड़ा सा तो ये x2 पे पहुंचने की प्रोबेबिलिटी आ गई ना, ओके। फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ से x1 x2 x3, तो ये x2 पे पहुंचने की प्रोबेबिलिटी आ गई। अच्छा उसके बाद का तो यहाँ से मिल जाएगा, ओके सॉरी, तो उसके बाद यही तो चाहिए आपको, उसके बाद का तो यहाँ से मिल जाएगा, टीपीएम से एक एक वैल्यू उठाने हैं आपको। ये क्या मिल गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा, ये इनिशियली था और एक स्टेप बाद 2 पे होने की प्रोबेबिलिटी, तो ये एक्चुअली पता है क्या आ गया, x1 बराबर 2 की प्रोबेबिलिटी आ गई, ये जो मैंने भी मल्टीप्लाई किया ना, ये x1 बराबर 2 की प्रोबेबिलिटी आ गई। अब यहाँ पे कंडीशनल लगा देंगे तो भी हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे कि प्रोबेबिलिटी x1 इज इक्वल टू 2 गिवन, मतलब 2 इनटू, अब दिस इन गिवन दिस, तो 3 से 2 आने का, तो 3 से 2 आने का, ठीक है ना, ये हो जाएगा। और फिर बाद में तो यहाँ 0. ये सिर्फ 0.4, इसके बाद सिर्फ 0.4 मल्टीप्लाई करना है, और फिर क्या कर रहा हूँ, 2 से 3 जाना था ना मुझे, 2 से 3 जाना था, 2 से 3 का 0.3 होगा, थोड़ा सा देखना कैलकुलेशन यहाँ मिस्टेक कर रहा हूँ, x1 बराबर 2 की प्रोबेबिलिटी यहाँ मल्टीप्लाई करके आ जाएगी, और फिर 2 से आपको 3 जाना है, तो 2 से 3 की प्रोबेबिलिटी 0.3 है, फिर 3 से 1 की प्रोबेबिलिटी 0.2, तो ये आएगा आंसर। इससे करके देखिए, मैट्रिक्स से करेंगे, इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके देखिए क्या आता है, जो नंबर आया उसको मल्टीप्लाई किया 0.3 से, उसको मल्टीप्लाई किया 0.2 से, ये आंसर आ जाएगा। तो मैट्रिक्स नहीं मल्टीप्लाई करना, नंबर मल्टीप्लाई करना, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल्स नहीं है। यहाँ मैट्रिक्स क्यों आया, क्योंकि यहाँ वेरिएबल्स था, मतलब फिक्स नहीं था कि इनिशियली कहाँ पे है, इसलिए मैट्रिक्स आया। यहाँ पे मैट्रिक्स तब आता है जब पता नहीं होता हमें, लेकिन पता ही है कहाँ पहुंचना है, तो उससे आ जाएगा। ये भी है, ये भी है, करके देखो, पहले कराई रखा नहीं समझ आता, बस ये हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाते हैं कि हम जैसे 1 से 2, यस यस, कभी आप 2 बार जंप नहीं कर सकते, क्योंकि 1 स्टेप ट्रांजिशन है ना, तो 0 से 1 पे ही जाना पड़ेगा आपको, फिर 1 से 2 पे जाना पड़ेगा, 2 से 3 पे जाना, मतलब ये इंडेक्स की बात कर रहा हूँ। इंडेक्स जैसे 0 है ना, x0, फिर x1, फिर x2, फिर x3, इंडेक्स 2 नहीं बढ़ सकता, इंडेक्स 1 ही बढ़ा सकते हैं आप, 0 to 1। इंडेक्स 2 जंप तब होगा जब p स्क्वायर आप यूज करेंगे, ये तो p इसलिए लिखा हुआ है यहाँ पे 1, इसलिए लिखा होता है 1 स्टेप ट्रांजिशन, ताकि एक ही स्टेप आप जा सकते हैं, ये है। सर तो मतलब यहाँ पे P23 P31 इनटू पार्टीशन ऑफ दिस x3 वाला मैट्रिक्स, राइट? तो एक बार दोबारा ट्राई करते हैं। हाँ अब बताइए,
P23 P31 into partition of X3 वाला मैट्रिक्स। हाँ, यहाँ क्या हुआ 2 से 3 गया, यस, P23 P31, यस, आप सही कह रहे हैं। फिर I0 के हिसाब से निकालना पड़ेगा। अब आपको, हाँ, अब आपको ये नहीं पता इनिशियली कहाँ था, है ना, तो इसके लिए हमारे पास ये वाला मैट्रिक्स है 0.5 0.2 0.3 0.5 0.2 0.3, ये x0 का है, x1 का नहीं पता अभी आपको, तो x0 से x1 का निकालेंगे, फिर x3 तक का तो निकालेंगे। x1 कहाँ पे जाना चाहिए था आपको, 2 पे चाहिए था, तो 2 वाला हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब आपने 2 से 3 और 3 से 1 का कर ही दिया, ये है, तो इनिशियली कहां पे होगा 0 1 2 पे। अब यहां से हमें पहुंचना 2 पे ही है, पहुंचना मुझे 2 पे ही है, तो 2 पे मतलब 0.3 0.2 0.4। अब ये मैट्रिक्स एक नंबर बन जाएगा, और ये नंबर 2 3 पता ही है आपको, 2 3 3 1 पता ही है, ये हो जाएगा बस। तो ये इससे भी आंसर आ जाएगा, नहीं तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो मैंने वहां किया तब भी वही आंसर आएगा। यहाँ 23 जो है, अच्छा, f भी एक कॉन्टिन्यूअस पॉजिटिव रियल वैल्यूड फंक्शन 0 1 पे है, तो f sin x cos x dx, तो ये अब cos x sin x को t ले लीजिए ना, तो ft dt 0 से 0, तो ये 0 आ जाएगा। तो ये भी कुछ खास नहीं था, बस सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करवाना चाह रहा है कि sin को t लो, cos t dx, ये हो गया 0 से 0 तो 0 बस। और 24 कह रहा है कि a random sample of size 100 classified into 10 class intervals covering all the data points, तो 10 क्लास इंटरवल में डिवाइड किया, कवरिंग ऑल डेटा पॉइंट्स, टू टेस्ट वेदर द डेटा कम्स फ्रॉम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद द अननोन मीन एंड अननोन वेरिएंस। जैसे वहां पे 3 अननोन था ना, बीटा नॉट बीटा नॉट, इससे यहां समझिए वेरिएबल यहाँ पे क्या है आपके पास, मीन अननोन है, अननोन वेरिएंस है, so the chi-square goodness of fit test is used, ठीक है, तो the degree of freedom of the test statistics equal, तो आपके क्या थे 10 क्लास इंटरवल थे, और कितने आपके पास क्या है अननोन कितने हैं, वैसे क्या फॉर्मूला होता है n-1 का डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब देखिए -r+1, हाँ, तो n r क्या है, नहीं आपको देखिए काई स्क्वायर जो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स है उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आता है, n-1 आता होगा जब मीन वेरिएंस नोन है तो, लेकिन यहाँ पे चूंकि मीन अननोन है, अब चेक कीजिए, आप गूगल कर सकते हैं, बुक में देख सकते हैं, जो काई स्क्वायर टेस्ट है गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट, उसमें देखिए टेस्ट स्टैटिस्टिक्स का डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, आप चेक कीजिए, आ रहा होगा काई स्क्वायर n-1, तो लेकिन यहाँ पे मीन अननोन है, वेरिएंस अननोन है, इसकी वजह से 2 और माइनस हो जाएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो इसका n-3 हो जाएगा। अच्छा, n यहाँ क्या 10 क्लास था ना, तो 10-3 यहाँ 7 आएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम। चेक कीजिए, आपको ये पढ़ना पड़ेगा, तो इसका 7 आंसर होगा। देखिए क्या है, 25 कह रहा है कि ये भी आपका सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल है, और वेरिएंस 3 है एप्सिलॉन i का, ओके ठीक तो है, वेरिएंस ऑफ द लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेट ऑफ बीटा, तो आपको पता ही है बीटा क्या होता है, वेरिएंस इसका फॉर्मूला तो है, फॉर्मूला डायरेक्टली है ना, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला, हाँ डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कीजिए, अल्फा और बीटा डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, आई थिंक क्या होता है वो, अपॉन x बार स्क्वायर अपॉन sx, इस तरह से कुछ, सिग्मा स्क्वायर अपॉन sx, इस टर्म में कुछ आएगा, उसके टर्म में देख लीजिए, डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर लीजिए, हो जाएगा। तो आज यही स्टॉप करते मुझे लगता है, 26 से अगले क्लास में करते हैं, तो यहां से हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं। देखो अभी जो किया 1 मार्क्स वाले थे, इस पेपर में क्लासिफाई कर रखा था 26 से 55, अब आगे जो डिस्कस करेंगे अगले 20 क्वेश्चन होगा ना, 30 होगा 20, अच्छा 25 हमने किया ना, अगले 55 तक है, ओके, तो नेक्स्ट जो 30 क्वेश्चन है एक्चुअली वो 2 मार्क्स के हैं, और पहले 10 क्वेश्चन आपके एप्टीट्यूड के थे, और 25 हमने डिस्कस किए, और नेक्स्ट 30 आपके ये, तो नेक्स्ट क्लास में करते हैं, तो आप इतना सॉल्व करके आइए,
बट मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा 2023, 22, 21, 20 ये चारों पेपर आप ठीक से कंप्लीट कीजिए, ठीक से मतलब सॉल्व करके एक बार श्योर हो जाए आपको सारे क्वेश्चन सॉल्यूशन पता है। डाउट है तो एक बार भेजिए, उसको हम ट्राई करते हैं, फिर आपको सॉल्यूशन बताएंगे। ये है इसके पेपर्स के 19 का अभी आधा हमने डिस्कस किया है, कल हाफ डिस्कस करेंगे, परसों 19 का भी डाउट क्लास होगा। उसके बाद ये गेट स्टैटिस्टिक्स 19 से स्टार्ट हुआ था तो 19 से हो गया। बाकी उसके पहले हम डिस्कस करेंगे 2005 तक का पेपर डिस्कस करेंगे गेट में, तो उससे पहले गेट मैथमेटिक्स में स्टैट्स के क्वेश्चन आते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। एक साल में मुश्किल 5-10 क्वेश्चन है तो हम एक दिन में 4-5 पेपर डिस्कस कर लेंगे, तो ज्यादा टाइम लगेगा नहीं, ठीक है। और उसके बाद फिर कुछ मॉक टेस्ट है वो देख सकते हैं। चलिए तो अभी मुझे यही स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट क्लास में कल मिलते हैं, आप सॉल्व करके आइए। बाकी जैम वाला जो PYQ और आप मॉक टेस्ट कर ही रहे होंगे सॉल्व कीजिए ताकि एटलीस्ट आपको मतलब अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगा, ठीक है। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।